फ्रेंड्स हम आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम के जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम किसी चीज़ को एक क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ते हैं तो हमें चीज़ों को कोरिलेट करने में भी आसानी होती है और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो एजुकेशन सिस्टम क्या था और उसके आने पर इसमें क्या चेंजेस आए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो एजुकेशन सिस्टम लगभग 5 से 6% लोग ही पढ़े लिखे थे उस टाइम। और जो 5-6% लोग पढ़े थे उसमें रेशनलिटी का बिल्कुल ही अभाव था। वे धार्मिक शिक्षाओं से धार्मिक शिक्षा, साहित्य, इन सब चीज़ों को उस टाइम पर ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखा जाता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, स्टार्टिंग के 50 वर्षों तक उन्होंने 1% कोशिश नहीं किया कि वह भारत के एजुकेशन सिस्टम को सुधारे और कुछ भारतीयों में रेशनलिटी लाया जाए जिससे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझे। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन 50 वर्षों के बाद जब उन्हें ये लगा कि यदि कुछ भारतीय शिक्षित होंगे तो इससे कंपनी को भी लाभ होगा, तो 18वीं शताब्दी में कुछ व्यक्तिगत प्रयास से शुरू हुए। जैसे 1791 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इससे जो होता लोगों को उर्दू या अरबी सीखते और लोग इससे अपने जो है कर्तव्य को समझते। और 1800 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1800 ईस्वी में विलियम कॉलेज की स्थापना की। और 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। ये व्यक्तिगत स्तर पर तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट कोशिश की गई। इसके बाद 1813 में कंपनी ने चार्टर एक्ट लेके आई जिसका यह पर्पस था कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ सुधार किया जाए। तो उन्होंने यह प्राथमिक एजुकेशन को प्रायोरिटी पर रखा। लेकिन 1831 में जब यह एजुकेशन सिस्टम पर चार्टर आया तो यह आंग्ल प्राच्य विवाद उत्पन्न हो गया। कुछ लोगों को यह मानना था कि एजुकेशन का जो माध्यम हो वो भारतीय भाषा होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि एजुकेशन का माध्यम अंग्रेजी होनी चाहिए। इसके बाद इस विवाद को सुलझाने के लिए मैकाले मिनट ने अपना स्मरण पत्र लेकर आया जिसमें यह कहा गया कि प्राथमिक एजुकेशन जो होगा वह भारतीय भाषा में होगी और जो उच्च एजुकेशन होगा वह अंग्रेजी भाषा में होगी। लेकिन इसमें अंग्रेजी भाषा पर ज़्यादा जोर दिया गया था, प्राथमिक भाषा को कंपलसरी नहीं किया गया था। 1835 में मैकाले मिनट आया था। इसके बाद थॉमस के द्वारा भी कुछ प्रयास किए गए। थॉमस का यह मानना था कि पहले प्राथमिक स्तर पर अधिक से अधिक स्कूल खोले जाएं, इसके बाद उच्च स्तर पर ध्यान दिया जाए। इसके बाद आया चार्ल्स वुड डिस्पैच। 1854 में आया। इसे ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने इतने चेंजेस किए, काफ़ी पॉजिटिव चेंज किए और कुछ ही निगेटिव इसमें कहा जा सकता है। इसने प्राइमरी शिक्षा को कंपलसरी बनाया और इसमें यह सुझाव दिया गया कि प्राथमिक शिक्षा सरकार वहन करे और सभी के लिए कंपलसरी किया जाए। इसका जो भी खर्च आए उसे सरकार वहन करे। और कॉलेज की शिक्षा जो यूनिवर्सिटी नहीं जाते उन्हें कॉलेज में पढ़ाया जाए। और 3 यूनिवर्सिटी तीनों प्रेसिडेंसी में मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, तीनों प्रेसिडेंसी में यूनिवर्सिटी सेटअप किया जाए। और भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए प्राथमिक, और उच्च स्तर की भाषाओं की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया जाए। इसने बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस किए। इसके बाद आया क्राउन का शासन आया 1857 के बाद। तब हंटर आयोग का गठन किया गया 1882 में। हंटर आयोग का गठन किया गया। 1854 के बाद से कोई भी कमिटी, कोई भी आयोग का गठन नहीं किया गया था। इसके बाद 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया। उसको यह जिम्मेदारी दी गई कि वह वुड डिस्पैच के जो भी सुझाव थे कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुए हैं और इसमें क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव चेंजेस आए हैं, इसकी जांच करनी थी हंटर आयोग को। हंटर आयोग ने जांच किया और इसने भी काफ़ी पॉजिटिव सुझाव दिया। इनकी यह सिफारिश थी कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा को कंपलसरी करे और उसे स्थानीय भाषा में ही देनी चाहिए। भारतीय भाषा, स्थानीय भाषा को प्रोत्साहन दिया गया इसमें भी। और हंटर आयोग भी उन डिस्पैच की ही तरह काफ़ी था।
और इसके बाद आया भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया, जिसमें अनुदान एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की भी बात की गई और विश्वविद्यालय की शिक्षा को भी कंपलसरी करने की बात की गई। इसके बाद शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913 में आया। 1913 में आया, इसमें भी विश्वविद्यालय शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसके बाद सैडलर आयोग का गठन हुआ 1917 में। सैडलर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी 1919 में। 1919 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उनमें बहुत सारे पॉजिटिव उनको सैडलर आयोग ने यह कहा कि भारतीय भाषा में शिक्षा का माध्यम प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए, लेकिन इसे विश्वविद्यालय स्तर पर भी लाना चाहिए धीरे धीरे, न कि एकाएक इंग्लिश को भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए और भारतीय भाषाओं को भी उच्च स्तर पर लाना चाहिए। इसके बाद द्वैध शासन नीति आई। द्वैध शासन के अधीन सरकार ने यह निर्णय दिया कि अब जो प्राथमिक शिक्षा का जिम्मेदारी है वो प्रांतीय स्तर पर कर देनी चाहिए। इसके बाद हार्टेक आयोग का गठन 1929 में हुआ। 1944 में सार्जेंट योजना आई। इन सब हार्टेक आयोग और सार्जेंट योजना से शिक्षा में काफ़ी चेंजेस आए। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद 1948 से 1949 में राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया, कोठारी आयोग आया। इन सब में शिक्षा